ओके क्लास। अच्छा, अब ये डाटा देखो और क्लास बातें नहीं, ब्रेक एंड हो गया, ठीक है। जल्दी से काम करना है, बहुत सारी चीज़ें। कैटेगरी आईडी हमें चाहिए है, कैटेगरी नेम रिक्वायर्ड है, प्रोडक्ट काउंट और सेल्स। हो जाएगा? सिंपल ही लग रहा है देख के तो। कोशिश करो, सब अपनी अपनी अप्रोचेस ट्राई करो। कैटेगरी डाटा आपके सामने, टेबल आपके सामने है, ठीक है। बस आपको फाइंड करके लाना है। TDE ठीक है, ये डाटा मुझे चाहिए। हो जाएगा? करो, खुद से सोचो क्या टेबल्स का ज्वाइन लगेगा, किस तरह से ग्रुपिंग होगी, एग्रीगेशन जो भी है, एवरीथिंग। सेल्स आपको कैलकुलेट करना आ गई है, वही सीटी आई थिंक यूज होगा, बट देख लो थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज होंगी। इन्होंने फिल्ट्रेशन की हुई होगी मुझे शायद 2018 पे, बट आप वैसे कैलकुलेट कर लो, वो तो बाद में भी हो जाएगा। ठीक है, कैटेगरी आईडी रिक्वायर्ड है, कैटेगरी नेम, प्रोडक्ट काउंट एंड सेल्स। खुद से सोचो, ठीक है, और करो। थोड़ा तो टफ है, बट इतना मुश्किल नहीं है ये। ओके क्लास, यहाँ पे देखो। अच्छा, अब कैटेगरी प्रोडक्ट्स, ओके एवरीवन यहाँ पर, ठीक है। आपको टाइम मिला था अच्छा खासा, बट ओके। अच्छा, सब यहाँ पे देखो क्लास। दो चीज़ें हैं हमारे पास इस डायरेक्ट फोटो में, टेबल में बेसिकली क्लास एंड वाले स्ट्रेट, ठीक है। दो चीज़ें हैं, क्या क्या? एक प्रोडक्ट काउंट और दूसरा सेल्स, ठीक है। तो एक ही क्यूरी में हम ये दो काम नहीं कर सकते, या होगा भी तो फिर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि हम मल्टीपल ग्रुपिंग करें। तो उसके लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या है? हाँ, सीटी तो है, बट दो सीटी, ताकि एक जगह हम काउंट वाला काम कर लें, जो ग्रुप करके हमें काउंट निकालना है, और सेकंड सीटी में सेल्स निकालना है। फिर उन दोनों को क्या करेंगे हम? हाँ, ज्वाइन करेंगे इनर ज्वाइन से। तो यही काम यहाँ पे हुआ है कि ओके क्लास, बातें क्यों हुई बैक पर इतनी? काउंट्स, ठीक है। एक सीटी बनी हुई है काउंट्स पे, ये हमने डिस्कस किया था कॉलम नेम्स, ठीक है। अब यहाँ पर यूज हो रहे हैं कॉलम नेम्स। किस लिए डिफाइन करते हैं हम? बेसिकली वो कॉलम नेम्स होते हैं जो 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 हम रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। वो किस, अगर आपको किसी और नेम से करना है तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। तो फर्स्ट, अच्छा क्यूरी देख लो क्लास, ठीक है। कैटेगरी, पहली चीज हमें क्या फाइंड करनी है? काउंट निकालना है, कैटेगरी और कैटेगरी आईडी और कैटेगरी नेम के बेसिस पे। तो दो चीजें होंगी, ठीक है। तो यही काम हमने किया हुआ है प्रोडक्ट्स के टेबल से और कैटेगरी से, ठीक है। कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम, और काउंट किसका निकाला हुआ है? प्रोडक्ट आईडी का, प्रोडक्ट का ही काउंट हमें चाहिए। एक कैटेगरी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, राइट, ठीक है। तो इस हिसाब से हमने इनर ज्वाइन लगा हुआ है एक कैटेगरीज और प्रोडक्ट्स के टेबल में। अच्छा, ग्रुप बाय दो पे क्यों लगा हुआ है? क्योंकि हमें दोनों चाहिए। वैसे कैटेगरी आईडी की नीड नहीं है,
क्योंकि हर कैटेगरी नेम जो है वो एक यूनिक आईडी होगी, रिपीट नहीं होगी, बट ठीक है। इस वजह से दोनों हमें चाहिए, तो ग्रुप बाय में दोनों क्लॉज आ रहे हैं। अगर मैं इसको सिर्फ इसको समराइज करके एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम, और ये कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोडक्ट काउंट। यहां तक क्लियर है? ठीक है, सिंपल सा काम है, कुछ भी नहीं है। सेकंड क्यूरी अगर आप देखोगे तो इसी कैटेगरी के लिए हमें सेल्स कैलकुलेट करनी है। अभी हमने सेल्स कैलकुलेट की थी। सेल्स किस तरह से कैलकुलेट होगी? हाँ, ठीक है, वही चीज़ है, वही उसी तरह से ज्वाइन लग रहा है। अब देखो ऑर्डर आइटम्स भी यूज़ हो रहा है, ठीक है, सेल्स और ऑर्डर्स भी यूज़ हो रहा है। बस एक यहाँ पे एडिशनल कंडीशन है, वो क्या है? हाँ, ऑर्डर स्टेटस 4 रखा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि सिर्फ वो ऑर्डर ले रहे हैं जो कंप्लीट हो गए, जो अभी इन प्रोग्रेस हैं या अभी अभी आए, वो वाले ऑर्डर नहीं ले रहे। ठीक है, एक एडिशनल फिल्ट्रेशन और कुछ भी नहीं है। सो आप यहाँ पे देखो तो वही क्यूरी है, सेलेक्ट कर रहे हैं हम कैटेगरी आईडी, सम कर रहे हैं, जैसे हमने सेल्स निकाली थी, क्वांटिटी मल्टीप्लाई लिस्ट प्राइस मल्टीप्लाई डिस्काउंटेड वैल्यू। ऑर्डर आइटम से ऑर्डर आइटम्स को ज्वाइन लगा हुआ है, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट आईडी पे, एंड सेल्स और ऑर्डर से। तो यहाँ से हमने इस तरह से कैटेगरी आईडी भी ले ली है। अगर मैं इसको सिर्फ रन करूँ तो आपके पास हमने बेसिकली कैटेगरी आईडी के बेसिस पे क्या निकाल ली है? सेम। अब देखो दोनों चीज़ें आ गई मेरे पास। एक टेबल मुझे क्या दे रहा है? काउंट दे रहा है, कैटेगरी आईडी और कैटेगरी नेम के बेसिस पे प्रोडक्ट काउंट, हर कैटेगरी में कितने प्रोडक्ट का काउंट है। एक कैटेगरी में 50 हो सकता है, एक कैटेगरी में 10 हो सकता है, एक कैटेगरी में 100 हो सकता है। प्रोडक्ट काउंट है, हर कैटेगरी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स होंगे। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, बाइक की कैटेगरी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, कार की कैटेगरी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। सेम सेकेंड वे में हमने क्या किया है, दूसरी सीटी बना के हाँ सेल्स निकाल लिए हर कैटेगरी आईडी की। इस कैटेगरी की टोटल सेल्स कितनी है, इस कैटेगरी की टोटल सेल्स कितनी है। अब दो टेबल्स आ गए मेरे पास, ठीक है। अब इन दोनों को ज्वाइन किस बेसिस पे लगाएंगे? किस कॉलम पे लगाएंगे? कैटेगरी आईडी, ठीक है। दोनों चीजें कैटेगरी आईडी सेम है। अच्छा, एक छोटा सा सिंटेक्स का डिफरेंस देखो। जब भी आप फर्स्ट सीटी लिखते हो तो किसके साथ लिखते हो? विथ के साथ। अगर इसी के साथ एक ही क्यूरी में दूसरी सी सीटी लिख रहे हो तो सिर्फ आप कॉमा लगाओगे और उसका नेम आएगा, विथ यूज नहीं होगा, ठीक है। तो विथ हमेशा सिर्फ फर्स्ट के साथ यूज होता है। ये चीज क्लियर है? ये सिंटेक्स है, ठीक है। कॉमा लगेगा, इसी तरह आप तीसरी भी लिखोगे, चौथी भी अगर लिखोगे, फिफ्थ भी लिखोगे, सेम वे में यही फॉलो होगा। अब देखो हमारे पास, देखो सीटी का फर्क अब पता चल रहा है ना आपको, यूजेज क्या है। कॉम्प्लेक्स मल्टीपल एग्रीगेशंस को हमने अलग अलग किया, फिर उसको यूनाइट कर लिया, ठीक है। एक आपने एक सीटी बना के काउंट निकाल लिया, दूसरी सीटी बना के सेल्स निकाल ली। थर्ड स्टेप जो है हमारे पास कि हम उन दोनों चीज़ों को सिलेक्ट कर रहे हैं, कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम, प्रोडक्ट काउंट। ये तीन चीज़ें हमारी फर्स्ट सीटी से आ रही हैं और सेल्स वाली सेकंड सीटी से, ठीक है। इन दोनों सीटी क्या है हमारे पास? बेसिकली एक टेबल है ना, तो दोनों को हमने ज्वाइन लगा लिया कैटेगरी आईडी के बेसिस में और सिंपल ऑर्डर बाय यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एक पूरा रिजल्ट आ गया दो सीटी को यूज करते हुए। ये चीज क्लियर है? जल्दी से इसको कंप्लीट करो, फिर हम आगे चलते हैं। इसमें किसी को कुछ इशू? बस कॉमा पहले वाले के साथ विथ आता है लाजमी, सेकंड या थर्ड जो भी होगी सिर्फ कॉमा आएगा, उसके बाद उसका नेम आएगा, विथ नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब है कि अगर आप ऑर्डर स्टेटस देखोगे तो मल्टीपल है, ठीक है। ऑर्डर स्टेटस 4 कंप्लीटेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा क्लास यहाँ पे देखो, बॉयज सारे यहाँ पर एवरीवन। ऑर्डर स्टेटस 4 1 2 3 4 क्यों लिखा हुआ है हमने? एक उस पर आते हैं कि ठीक है, सपोज करो 1 का मतलब है इन प्रोग्रेस, 2 का मतलब है फेल्ड रिजेक्टेड, 3 का मतलब है कि पेंडिंग, 4 मतलब है कंप्लीटेड, ठीक है। तो ये समझ आ गया कि यहाँ पे हम 4 क्यों लिख रहे हैं, सिर्फ कंप्लीटेड वालों की सेल्स कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आप हटा दोगे तो सबकी आ जाएगी, जो रिजेक्टेड भी हैं, जो पेंडिंग भी हैं, जो प्रोग्रेस में भी हैं। एक और चीज कि 1 2 3 4 क्यों लिखा हुआ है हमने? हाँ क्यों?
कॉलम तो अभी भी अलग है, ऑर्डर स्टेटस है ना। नहीं, क्या हो गया? ऑर्डर स्टेटस तब भी रहता, वहाँ पे कंप्लीटेड आ रहा होता, पेंडिंग आ रहा होता। नहीं नहीं नहीं। हम्म, हाँ सही। और सोचो सोचो, यहाँ पे हमने 1 2 3 4 से क्यों डिनोट किया हुआ है? उसकी जगह पूरा पूरा भी तो लिख सकते थे, आसानी हो जाती समझने में। कंप्लीट है, इन प्रोग्रेस है, पेंडिंग है, रिजेक्टेड है, कुछ भी है, रिटर्न हो गया है। बताओ। क्या चीज़? हाँ, मेमोरी मैनेजमेंट। और क्यों? नहीं, स्पीड नहीं। सही बोला दो बंदों ने, बट थोड़ा सा हैं। क्या चीज़? समझ नहीं मतलब आवाज़ सही नहीं आई मुझे। क्या बोलना चाह रहे हैं? कैंसर? नहीं, फिल्ट्रेशन तो वैसे भी तो कर ही रहे ना, ऑर्डर उस पर क्या मसला है। हाँ भाई, डाटा इंजीनियर्स बन रहे हो, बताओ। बताओ बताओ। मुझे एक डायलॉग याद आ रहा है, खैर देखिए, उसमें होता है ना, कौन सी फिल्म है? हाँ, क्यूरी की रिजल्ट। नहीं, सपोज करो, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। सपोज करो, एक है मेरे पास ऑर्डर आईडी। मेमोरी, बेसिकली जो मेन पर्पस है वो मेमोरी मैनेजमेंट है, ठीक है। अब वो क्यों है, कैसे है, इसको देखा था। ऑर्डर स्टेटस, ठीक है। अच्छा, अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंप्लीटेड, क्लास यहाँ पे देखो कंप्लीटेड। आईडी पे मत जाओ, मेरी एक्सेल ख़राब है थोड़ी सी। पेंडिंग, पेंडिंग और रिजेक्टेड या रिटर्न हो गया, ठीक है। इस तरह से कुछ हो सकते हैं, मल्टीपल हो सकते हैं। अब देखो हो क्या रहा है, क्लास यहाँ पे देखो हो क्या रहा है कि ये कितने कितने कैरेक्टर्स ले रहा है, कितने कैरेक्टर्स ले रहा है? 3 3 6 3 9। ये कितने कैरेक्टर्स ले रहा है? 4 4 8 11। ये कितने कैरेक्टर्स ले रहा है? 7। ये कितने कैरेक्टर्स ले रहा है? 8। ठीक है। अब सपोज करो मेरे पास जो ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा हैं, लाख हैं, 10 लाख हैं, 1 करोड़ हैं। होगा क्या कि आप सेम चीज़ रिपीट कर रहे हो, ठीक है। हर ऑर्डर के साथ कुछ ना कुछ स्टेटस होगा ना, पेंडिंग है, फिर चेंज करोगे, ऑर्डर है, स्टेटस है, कंप्लीटेड है, कुछ भी है। तो आपकी मेमोरी क्या होगी, बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, ठीक है। अब आप एक स्ट्रिंग वर्ड यूज़ कर रहे हो, बड़ा कीवर्ड यूज़ कर रहे हो। हर बार जब नया ऑर्डर आएगा उसके साथ पहली चीज़ तो एक पहले शुरू में वो इन प्रोग्रेस होगा, ठीक है। एक मेमोरी ले रहा है इन प्रोग्रेस। तो उस मेमोरी सेविंग के लिए हम क्या करते हैं कि यार हमें पता है कि बस ये 4 वैल्यूज़ ही आनी है, ठीक है। क्लास हमें पता है ये 4 वैल्यूज़ ही आनी है, इसके अलावा कोई ऑर्डर स्टेटस नहीं हो सकता, या 5 होंगी, 6 होंगी। तो उसको हम क्या करते हैं कि यार हमने सोचा कि यार कंप्लीटेड रेफर कर रहा है 4 को, ठीक है, 1 2 3। तो अब आप देखो यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स लग रहे थे? 9। ऐसे अगर कंप्लीटेड के 50,000 होते तो 9 मल्टीप्लाई बाय 50,000। अब कितने कैरेक्टर लग रहे हैं? 1। 4 एक नंबर है, 4 एक डिजिट है, 1 2 3 4 4। तो कैरेक्टर कितने लग रहे हैं? एक कैरेक्टर लग रहा है। यहाँ पे कितने कैरेक्टर लग रहे हैं? एक। यहाँ पे मेमोरी के लिए एक कैरेक्टर, यहाँ पे एक कैरेक्टर। तो टोटल अगर आप ये देखो तो कितने कैरेक्टर्स लग रहे हैं? सिर्फ मतलब हर एक ऑर्डर के लिए सिर्फ एक कैरेक्टर, मतलब एक कैरेक्टर मेमोरी में कहीं ना कहीं सेव हो रहा है ना। तो इस तरह से हम मेमोरी को सेव करते हैं कि हम जहाँ पे हम सेव जितना हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या किया हुआ है कि आप पूरे पूरे वर्ड्स लिखोगे, वो कैरेक्टर ले रहा है, वो मेमोरी ले रहा है हार्ड डिस्क में कहीं भी।
तो उसके अच्छा है कि हमने उसको एक कैरेक्टर सिंगल कैरेक्टर से डिनोट कर दिया कि भाई ये 1 को रिप्रेजेंट। अब हमें पता है कि 1 क्या है, रिजेक्ट। 1 क्या है, इन प्रोग्रेस। 2 क्या बता रहा है, पेंडिंग बता रहा है। तो इस वजह से हम मेमोरी को सेव करने, कितने ज़्यादा मेमोरी सेव कर ली हमने, ठीक है, जितने ज़्यादा ऑर्डर होंगे उस हिसाब से आपने उतनी मेमोरी सेव कर ली। ये चीज़ क्लियर है? इस वजह से वहाँ पे नंबरिंग में उन्होंने सेव किया हुआ है। ओके, ये क्यूरी क्लियर है सबको? क्लास क्लियर है, हो गई? आगे चलें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। अब हमारे पास पिवट। पिवट का आइडिया है किसी को? पिवट पढ़ना हो जाएगा वैसे आज। पिवट बहुत कॉमन टॉपिक है, बहुत सारों ने एक्सेल में यूज किया होगा। पिवट क्या करता है? नहीं, हाँ समराइज करते हैं, बट समराइज किस तरह से कर रहे होते हैं मतलब? हाँ बिल्कुल। और कि क्लास हो गए, जितनी क्यूरीज करनी थी, अब काम वाम छोड़ो, थोड़ा सा सुन लो, ठीक है। पिवट क्या करता है? बेसिकली पिवट जो है ना, एक्सेल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हाँ ठीक है, मतलब मल्टीपल पर्पसेज हैं, बट करते किस तरह से? मेन क्या करता है वो, रॉस को, हाँ रॉस को कन्वर्ट कर रहा होता है कॉलम में। अब ऐसा करते हैं क्योंकि एक्सेल पे अगर आपने देखा हो ना, जो डैशबोर्ड्स वगैरह बनते हैं, या पावर बीआई पे बनते हैं, टैबलो पे बनते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? बेसिकली वैल्यूज़ जो चाहिए होती हैं वो कॉलम्स में चाहिए होती हैं। किसी ने बनाया डैशबोर्ड्स वगैरह? ठीक है, तो अगर मैं कुछ एग्जांपल मुझे मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, ठीक है, कुछ इस तरह से हमारे पास डैशबोर्ड्स बन रहे होते हैं कि जो भी आपका डाटा, जैसे अभी हम सेल्स के डाटा पे या ऑर्डर्स, कंप्लीट ई कॉमर्स के डाटा पे बात कर रहे हैं, तो उसकी सेल क्या है, ठीक है, मंथली सेल क्या है, देखो न्यू हायर्स कितने हुए, ये चलो एचआर वगैरह का कुछ डाटा, ह्यूमन रिसोर्सेज का। तो ई कॉमर्स सर्च कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आसानी हो। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, बट ये तो यूट्यूब की वीडियो है। ठीक है, क्लास यहाँ पे देखो, अगर वैल्यूज़ पे नहीं जाओ, सिर्फ डाटा पे देखो। खैर बड़ी गंदी डायग्राम बनाई हुई है उन्होंने। आज क्लाउड फ्लेयर डाउन नहीं हुआ होगा। ओके खैर, इसी को देख लेते हैं। बड़ा रंग बिरंगा सा डैशबोर्ड बनाया हुआ है। हाँ ओके क्लास, यहाँ पे देखो, देखो इस तरह से हमारे पास जो, देखो यहाँ पे जैसे देखो सम ऑफ क्वांटिटी बाय कैटेगरी, ये कौन सा चार्ट कहलाता है? पाई चार्ट। ये वाला बार ही होता है, ये और ये वर्टिकल है, ये मतलब हॉरिजॉन्टल है, कुछ नाम होता है। ये भी पाए है, ये भी, और ये वाला होगा कुछ ना कुछ नाम, छोड़ो। खैर यहाँ पे अगर आप देखो तो क्लास देखो, अगर आप यहाँ पे देखो तो हमें वैल्यूज क्या चाहिए होती हैं? वैल्यूज मेनली कॉलम्स में चाहिए होती हैं या रॉज में, बट डिपेंड करता है। तो उसके लिए एनालाइज करने के लिए कुछ जगह हमें चाहिए होता है कि जो रॉज में वैल्यूज आ रही हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएं? कॉलम्स में, एक सेपरेट कॉलम्स में आ रही हो, ताकि हमारे एनालिसिस में वो उसी हिसाब से हो सके। इसकी एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखो, ये देखो, यही काम अभी हमने किया ना, कैटेगरी नेम और प्रोडक्ट काउंट। क्लास यही काम किया अभी। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये क्या, किस कंडीशन, किस तरह से आ रहा है अभी? रॉ वाइज आ रहा है। हर कैटेगरी नेम है और प्रोडक्ट काउंट, बाईसाइकिल का काउंट ये है, इलेक्ट्रिक बाइक्स का ये, माउंटेन बाइक्स, रोड बाइक। अगर मुझे इसको रॉ को कन्वर्ट करना हो कॉलम में, तो हम क्या, किसका यूज करेंगे? पिवट का। पिवट आप, अगर आप इसी टेबल पे, इस रिजल्ट पे पिवट को यूज करते हो तो इस तरह से आपके पास आउटपुट आ रहा होगा। Our goal is to turn the category names from the first column to multiple columns। ठीक है, तो अब देखो, अब जो मेरे पास कैटेगरी नेम जो कॉलम्स रॉ में था वो क्या बन गया? एज अ कॉलम बन गया। हर कैटेगरी नेम एक क्या है? कॉलम है। चिल्ड्रन बाईसाइकिल एक कॉलम है, कंफर्ट बाईसाइकिल
एक कॉलम क्रूज बाईसाइकिल, इस तरह से इसी की। अच्छा, इसी तरह से देखो, अगर हमें थोड़ी सी और क्लास, बातें क्यों हो रही हैं इतनी भाई? अगर आप यहाँ पे देखो तो आप हमारे पास ग्रुपिंग हो रही है किस बेसिस पे? मॉडल ईयर पे, ठीक है। मॉडल ईयर एक कॉलम है, उसके बेसिस पे ग्रुपिंग हो रही है। जैसे 2016 चिल्ड्रन बाईसाइकिल्स की कैटेगरी इतनी थी, फिर 2017 में इतने हो गए, फिर प्रोडक्ट काउंट इतना हो गया, 2019 में 0, ठीक है। तो इस तरह से हमने डाटा को क्या किया, बेसिकली रॉस टू कॉलम कन्वर्ट किया है। अच्छा, ये क्यूरी जल्दी से लिखो, ये वाली तो है ना सबके पास, ठीक है। एक सेपरेट क्यूरी में कन्वर्ट करो जल्दी से। ये अभी अभी हमने यही काम किया है, बिल्कुल जस्ट। कैटेगरी नेम के साथ मुझे प्रोडक्ट काउंट चाहिए, बहुत सिंपल सा है, मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ अभी। क्या जल्दी से कंप्लीट करो, प्रोडक्ट कैटेगरी नेम और प्रोडक्ट काउंट। ओके क्लास, हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल सी क्यूरी है, अभी अभी हमने की है सेलेक्ट कैटेगरी नेम, काउंट किया है प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे, प्रोडक्ट काउंट, प्रोडक्शन डॉट प्रोडक्ट्स के साथ इनर जॉइन लगा हुआ है प्रोडक्शन डॉट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी आईडी, ग्रुप बाय कैटेगरी नेम। इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। ये काम अब हमारे लिए बच्चों वाला है, बहुत दफ़ा करा है हमने। अच्छा क्लास, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या करना है। सबसे पहले सिंटैक्स पे अगर मैं बात करूँ पिवट का, क्योंकि हर चीज़ का हम सबसे पहले सिंटैक्स देखते हैं। ओके क्लास, सारे यहाँ पर, ठीक है। वॉइस सबसे पहले हम करेंगे सेलेक्ट फ्रॉम जो भी हमारे पास टेबल है, देन जो उसका सिंटैक्स होगा पिवट। सिलेक्शन के बाद हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेलेक्ट अभी क्या किया है हमने, हाँ, ये टेबल जो कैटेगरी नेम और प्रोडक्ट काउंट हमें रिटर्न कर रहा है। अच्छा, पिवट यूज होगा, पिवट फंक्शन, ठीक है। पिवट फंक्शन के बाद जो भी आपका एग्रीगेट फंक्शन है वो आएगा। अगर इफ एग्रीगेट फंक्शन, क्लास सिंटैक्स समझ लो, इतना मुश्किल नहीं है ये। फोर जो भी हमारे पास लिस्ट है वो आएगी, इन फंक्शन, और हमारे पास कॉलम्स आ जाएंगे, ठीक है। ये मैं इसका सिंटैक्स प्रॉपर सर्च कर लेना, वर्ड्स वगैरह जो प्रॉपर होता है, एस पिवट। अच्छा अब देखो, प्रोडक्ट काउंट हमें चाहिए था, ठीक
ठीक है, हमें इस क्यूरी में काउंट अभी नहीं चाहिए। ओके क्लास, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, इसको हम कहते हैं, एक मिनट मुझे नाम याद करना है, पिवट कॉलम, ठीक है। ओके ओके क्लास, यहाँ पे देखो, एक मैं दोबारा से वही क्यूरी लिख रहा हूँ, सेलेक्ट, हमें सिर्फ चाहिए काउंट की जगह प्रोडक्ट आईडी कैटेगरी नेम, ठीक है, मैं कॉपी पेस्ट करूँ। ओके यहाँ पर किसी को कुछ इशू क्लियर है? ओके क्लास, इस क्यूरी में देखो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अच्छा अब मुझे इस क्यूरी पे यूज करना है पिवट। अभी मेरे पास कैटेगरी नेम आ रहा है और प्रोडक्ट आईडी आ रहा है, पिवट, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे अपना, क्या होगा हमारे पास, एक एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन अभी जो है सिर्फ काउंट है। काउंट किस पे? अभी मेरे पास रिटर्न कौन कौन से कॉलम्स हो रहे हैं, अभी सिर्फ यहाँ क्यूरी में देख के समझो, कैटेगरी नेम और प्रोडक्ट आईडी। ये कॉलम जो है वो बेसिकली एग्रीगेट कॉलम कहलाएगा, या इसका ऐसी कुछ नाम होता है। और ये जो कैटेगरी नेम है जिसके बेसिस पे हमें कॉलम्स बनाना है, ये क्या कहलाएगा, पिवट कॉलम, ठीक है। इसी तरह से कुछ नाम होता है। तो काउंट में हमारे पास कौन सा कॉलम आएगा, प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, प्रोडक्ट आईडी। और फोर, देखो फोर लूप लगेगा जो आप पाइथन में पढ़ के आए हो। हाँ यहाँ पे क्या आएगा, अब पिवट कॉलम क्या नाम है, कैटेगरी नेम इन, ठीक है। अब हमें लिस्ट डिफाइन करनी है बेसिकली, जो भी हमारे पास कैटेगरी के कॉलम्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। दो ले लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। चिल्ड्रन बाईसाइकिल्स है, सेकंड कौन सा है, कंफर्ट बाईसाइकिल, एज पिवट टेबल। अच्छा एक और चीज़, मैं इसको सब क्यूरी बना रहा हूँ कि आप CTE बना सकते हो, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, ठीक है। आप CTE भी बना सकते हो, कोई मसला नहीं है, ट्राई कर लेना CTE से। ब्रेक हो रहा है, अच्छा यहाँ कॉमन ही आएगा। ओके क्लास, ये देखो क्लास सारे यहाँ पे देखो हो क्या रहा है। वॉइस, हमने पहले बहुत बेसिक सी क्यूरी लिखी हुई है, सिर्फ सेलेक्ट की कैटेगरी नेम और प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। इस तरह से हमारे पास एक रिजल्ट आ रहा है, मतलब सिर्फ इसमें कुछ ग्रुपिंग नहीं हुई भी, कुछ कैलकुलेट नहीं किया हुआ काउंट वगैरह। काउंट हम कर रहे हैं पिवट में प्रोडक्ट आईडी के बेसिस पे, और पिवट कॉलम कौन सा है हमारा, कैटेगरी नेम। अच्छा दो कॉलम्स हमने डिफाइन किए हैं, चिल्ड्रन बाईसाइकिल्स और कंफर्ट बाईसाइकिल्स। पिवट क्या कर रहा है, ये जो हमारे पास रॉ वाइज नंबर आ रहा है, इसको एग्रीगेट भी कर रहा है और कॉलम्स में कन्वर्ट कर रहा है। इसी तरह से मैं अगर और लिख दूं तो बाकी सारे भी आ जाएंगे अगर वो एग्जिस्ट करते होंगे। पिवट कॉलम को हम यहाँ यूज कर रहे हैं जिसको हमें रॉ को कॉलम में बनाना है। एग्रीगेट तो हम काउंट करने के लिए जो ये वैल्यू आएगी, ये ऊपर कॉलम तो बन गया, बट यहाँ पे वैल्यू क्या दिखानी है, वो क्या कुछ ना कुछ एवरेज, कुछ सम, कुछ काउंट दिखाना है ना, तो वो एग्रीगेट कॉलम है। ओके क्लास, अब देखो कंफर्ट बाईसाइकिल 0 क्यों आ रहा है। क्लास सारे यहां पर देखो, कंफर्ट बाईसाइकिल 0 क्यों आ रहा है। अब पहले तो नहीं आ रहा था। क्लास 0 क्यों आ रहा है। अगर मैं यहां पर कोई भी कॉलम ऐड कर दूं तो वर्क करेगा। सिर्फ बाइक लिख देता हूं। बाइक कोई कैटेगरी थी, हाँ बाइक कोई कैटेगरी थी नहीं थी ना। अगर आप टोटल कैटेगरी वाइज देखोगे तो बाइक, कंफर्ट बाइक पूरा नाम है ना, चिल्ड्रन बाईसाइकिल्स, कंफर्ट बाईसाइकिल, कोई बाइक सेपरेट कैटेगरी नहीं है। तो अगर आप कोई भी देखो अगर ये एग्जैक्ट नेम मैच करता होगा तो वो आ जाएगा, अगर नहीं करता होगा तो वो हाँ नल दिखाएगा या 0 दिखा रहा होगा। इसी तरह से मैंने यहाँ से सिर्फ S रिमूव किया था,
मैं बाइक का भी ऐड कर दिया, तो बाइक क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अगर कोई कैटेगरी ऐसी है जो एग्जिस्ट नहीं करती तो उसको एरर नहीं दे रहा वो, ठीक है, एरर नहीं दे रहा, उसने इसको क्या शो किया है, नल। इसी तरह मैं सारी कैटेगरीज भी लिख देता हूँ, यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, फॉर कैटेगरी। देखो एसक्यूएल में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, फॉर लूप, ठीक है, पाइथन में जो आप पढ़ के आए हो ना, वो लूप एसक्यूएल में भी यूज़ हो रहा है, इफ़ कंडीशन की तरह भी यूज़ होता है, सब होता है। ठीक है, तो देखो इस तरह से मेरे पास सारे कॉलम्स आ गए, चिल्ड्रन बाय साइकिल, कंफर्ट बाय साइकिल और क्रूज बाय साइकिल्स, इस तरह से। जल्दी से कंप्लीट करो। ओके क्लास, यहाँ तक हो जाए तो अब ये नेक्स्ट टॉपिक खुद से पढ़ो और करो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये काम हमने कर लिया, ठीक है, जो रॉस से सिंपल इसको पिवट लगा के कॉलम में कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट टास्क ये कि आपको मॉडल एयर भी ऐड करना है। मॉडल एयर देखो किस तरह से ऐड होगा और वो वर्क किस तरह से कर रहा है, ये समझ के मुझे समझाओ। ठीक है, जस्ट 5 मिनट्स हैं, 4 PM तक, फिर उस पर डिस्कस करते हैं। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मॉडल एयर हमें चाहिए था, हमने ज्वाइन लगा लिया, ये तो सिलेक्शन वाला पार्ट हो गया ना, ज्वाइनिंग वाला, ये तो बच्चों वाला पार्ट हो गया क्लास। अब देखो यहाँ पे मॉडल एयर मैंने कहीं पिवट के उसमें डिफाइन किया नहीं किया हुआ, तो ये कैसे आ रहा है यहाँ पे। हाँ, तो अब क्लास यहाँ पे जो ऊपर हमने बात की थी, कैटेगरी नेम क्या है हमारे पास, पिवट, पिवट कॉलम है, ठीक है, पिवट कॉलम्स हैं, कॉलम है। नीचे वाला क्या था, एग्रीगेट कॉलम था। थर्ड कॉलम हमारे पास क्या है अभी, है ग्रुपिंग कॉलम है, ठीक है। इसी तरह से GROU, ठीक है, इसी तरह से आप कोई चौथा कॉलम लिखते हो या मल्टीपल कॉलम्स लिखते हो, ठीक है, उनके बेसिस पे क्या हो रहा होगा, ग्रुपिंग हो रहा होगा। तो अब बाय डिफॉल्ट पिवट क्या कर रहा है, जो आपने इसको थर्ड कॉलम प्रोवाइड किया है उसके बेसिस पे उसने ग्रुपिंग कर दी, और काउंट किस हिसाब से लाया, वो मॉडल एयर के बेसिस पे। इसी तरह कैटेगरी या मतलब एक और मॉडल एयर के साथ मंथ होता, तो फिर वो ग्रुपिंग किस पे कर रहा होता, दोनों पे कर रहा होता, दोनों पे, ठीक है, दोनों, क्योंकि दोनों कॉलम्स है। इसके अलावा जितने भी कॉलम्स आएंगे वो किस कैटेगरी में आ रहे होंगे, ग्रुपिंग कॉलम्स में, ठीक है। जस्ट इतना सा कॉन्सेप्ट है ये चीज समझ आ गई, किसी को कुछ इशू, सारे बन गए चीते एसक्यूएल में, अब तक तो हो गए यार, इतने पढ़ लिया। प्रैक्टिस करो ना, लीड कोड कभी तो करवाया करो घर जाके प्रैक्टिस। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पे चलें अब हम। ये बहुत बेसिक से क्लास, बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सिंपल हैं, आप थोड़ा थोड़ा सा ध्यान लगा लो। इंसर्ट आप कर चुके हो, किया ना इससे पहले इंसर्ट यूज कहाँ किया था, हाँ, बट वहाँ पे आपको एक जिप फाइल दी गई होगी, आपने सिर्फ रन कर दी होगी बिना देखे, मतलब डायरेक्टली आपने ओवरऑल रन कर दी होगी ना, खुद से इंसर्ट नहीं किया था। तो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, इसको हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये सेक्शन हम क्लास मेन जो इसमें कॉन्सेप्ट है वो मर्ज है, और ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम नमाज के बाद पढ़ेंगे। खैर, अच्छा, इंसर्ट करना आता है सबको, इंसर्ट की क्यूरी क्या होती है, क्लास सारे यहाँ पर देख लो, बस इसको हम वाइंड अप करेंगे, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं। हाँ, इंसर्ट इनटू टेबल ने, ठीक है, इंसर्ट का बेसिक सिंटेक्स ये होता है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ठीक है, कॉलम लिस्ट, बेसिकली कौन कौन से कॉलम में हमें इंसर्ट करना है। सपोज करो यहाँ पे मेरे पास और वैल्यूज़, एक टेबल अगर इन्होंने कुछ दिखाया हुआ हो, चलो इसको इसी को यूज़ कर लेते हैं। क्लास यहाँ पे सिर्फ देख लो, बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं, घर जाके इस पर प्रैक्टिस कर लेना। क्रिएट टेबल की कमांड सबको आती है, क्लास सबको आती है, यहाँ पे देख लो एक दफ़ा। क्रिएट, जब भी हम DDL जिसे हम कहते हैं टेबल क्रिएशन डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, क्रिएट टेबल, ठीक है, जब
व्यू बनाएंगे तो व्यू आएगा, टेबल बनाएंगे तो टेबल। सेल्स क्या है? स्कीमा नेम है, स्कीमा नेम है। प्रमोशंस क्या है? टेबल नेम है। जैसे यहाँ पे हमारे पास दो स्कीमा थे ना, कौन कौन से? सेल्स और प्रोडक्शन। ये सेल्स में ये सारे टेबल ब्लू वाले सेल्स के थे, ये वाला रेड वाले किसके थे? प्रोडक्शन में। इन्होंने डायग्राम से ही देख के पता चल रहा है, ठीक है। तो सेल्स हमारे पास स्कीमा है, प्रमोशंस टेबल हो गया। प्रमोशन आईडी क्या है हमारे पास? फर्स्ट कॉलम है। इसकी डाटा टाइप क्या है? इंटीजर। अब मैंने आपको डाटा टाइप पढ़ने के लिए दी है ना, सेक्शन 13, ठीक है, ये पढ़ के आना लास्ट में। इंटीजर, जिसको नहीं प्रॉपर पढ़ के आओ, बिट सारी चीज़ें, जैसे ये इंटीजर हो गया, वारचार हो गया, पाइथन में भी आपने पढ़ी है डाटा टाइप्स। प्राइमरी की, प्राइमरी की क्या होती है? यूनिक आईडी होती है। वैसे हम कॉन्स्टेंट्स आगे पढ़ेंगे, बट प्राइमरी की क्या होती है? एक, हाँ, नल नहीं होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, एक सेपरेट, ताकि हम उसको रिप्रेजेंट कर सकें। आइडेंटिटी का क्या करता है? आइडेंटिटी बेसिकली एसक्यूएल सर्वर का एक फंक्शन है जो खुद से सीक्वेंस में वैल्यू जनरेट करेगा, इंसर्ट करेगा। अगर आप कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हो तो उसकी आईडी क्या होगी? 1 होगी, पहला रिकॉर्ड है। फिर दूसरा करोगे तो 2, इस तरह से होगी। प्रमोशन नेम, हाँ, दूसरे कॉलम का नाम है। इसकी डाटा टाइप क्या है? वारचार, जिसकी लिमिट 255। इसको पढ़ के आना। नॉट नल का क्या मतलब है? नल नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई वैल्यू इंसर्ट करोगे नल, तो वो क्या देगा? एरर दे देगा, नॉट नल। डिस्काउंट न्यूमेरिक, ठीक है, पढ़ के आना इंटीजर न्यूमेरिक में क्या फ़र्क होता है। डिफ़ॉल्ट का क्या मतलब है? डिफ़ॉल्ट भी एक कांस्टेंट है। डिफ़ॉल्ट 0 का क्या मतलब है? अगर इसमें कुछ भी इंसर्ट नहीं कर रहे होंगे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, ताकि कोई वैल्यू नल ना रहे, ठीक है, ताकि 0 आ जाए। स्टार्ट डेट, ठीक है, इसकी डाटा टाइप क्या है? डेट और नॉट नल। एक्सपायर्ड डेट क्या है? इसकी डाटा टाइप क्या है? डेट नॉट नल। बहुत बेसिक से काम, ठीक है। ये टेबल क्रिएट हो गया है। इंसर्ट की इन्होंने कमांड दी हुई होंगी, हाँ, सिर्फ देख लो एक दफ़ा, समझ आ जाएगा। इंसर्ट इनटू सेल्स डॉट प्रमोशन, ये टेबल नेम हो गया। यहाँ पे हमने अपनी कॉलम डिफाइन कर दिए हैं। आउटपुट, बेसिकली आउटपुट ज़रूरी नहीं है आप लिखो, आउटपुट क्या करता है, किसी को आइडिया? जो आप इंसर्ट कर रहे हो ना, वो आईडी रिटर्न करेगा, ठीक है। कभी कभी नीड पड़ती है हमें कोडिंग में कि जब हम इंसर्ट भी कर रहे होते हैं, हमें आईडी भी चाहिए होती है कि इसकी आईडी क्या है, ताकि हम उसको आगे यूज़ भी कर सकें। वैल्यू 4 क्या आ जाएगा हमारे पास? प्रोडक्शन आईडी, प्रमोशन नेम, डिस्काउंट, स्टार्ट डेट, एंड डेट। ठीक है, इसने हमें एरर दे दिया। एरर क्यों दिया है? ओके क्लास, एरर क्यों दिया इसने? बताओ बताओ, सही बता रहे थे, बताओ। इंसर्टेड, देखो वो क्या रहा है, अभी हमने ऊपर आइडेंटिटी यूज किया था, क्लास आइडेंटिटी यूज किया था। आइडेंटिटी क्या करेगा? खुद से 1 बाय 1 इंसर्ट करेगा, बट यहाँ पे हम मैनुअली इंसर्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं या तो दो ऑप्शन है, मैं इसको ऑफ कर दूं या ऑन करूं, या फिर मैं इसको हटा देता हूं अभी, ठीक है। इसको रन करते हैं। वैल्यू, हाँ, कॉलम भी हटाना पड़ेगा। हो गया इंसर्ट। इसने आईडी क्या रिटर्न की है मुझे? आउटपुट। अगर मैं सेलेक्ट ऑल करूं अब, सेल्स डॉट प्रमोशंस, ठीक है, देखो आईडी आ गई, वही नेम आया, डिस्काउंट। अगर मैं दोबारा इसको रन करूं, डाटा इंसर्ट हो जाएगा, क्या होगा? आईडी कौन सी आ जाएगी? 2, ठीक है। इस तरह से अगर आप इसको रन करो तो आईडी 2, सेम डाटा है। यहाँ तक समझ आ गया? इंसर्ट में और पढ़ लेना इसमें बाकी जो डिटेल था। हाँ, वो पोज, वो अलग अलग उसकी वो है ना, तभी एसक्यूएल माई सीक्वल में भी आपको अलग मिलेगा, पोस्टग्रेस में थोड़ा थोड़ा अलग मिलेगा। इंसर्ट मल्टीपल रॉस, क्लास मल्टीपल रॉस के लिए हम क्या करेंगे? हाँ, अगर जिप फाइल है सबके पास पुरानी वाली,
उसको खोलो, वहाँ पे आपको, वहाँ पे याद है बहुत सारी रॉज एक साथ हमने इंसर्ट की थी, यही काम हमने वहाँ पे किया था। कुछ भी नहीं है, जो एक दफ़ा हमने कॉलम डिफाइन कर दिए, अब मैं आपने मल्टीपल, ठीक है, वैल्यूज़ क्या है, बस मल्टीपल लिस्ट में आ रही है, एक टपल आ गया, फिर सेकंड कॉमा के बाद सेकंड टपल, फिर थर्ड टपल, इस तरह से एक ही क्यूरी है बट वो मल्टीपल। याद है सबको जिप की फाइल में था इस तरह से 1000 लाइन की 500 लाइन की क्यूरीज थी, तो वो इसी तरह से था, इंसर्ट की मल्टीपल वैल्यूज एक साथ इंसर्ट हो रही थी। इंसर्ट इनटू सेलेक्ट, इसको खुद से पढ़ो और मुझे बताओ। क्लास जल्दी से खुद से पढ़ो और मुझे बताओ क्या क्या हो रहा है इसमें। इंसर्ट समझ आ गया, इंसर्ट मल्टीपल टाइम भी सेलेक्ट समझ आ गया, इंसर्ट इनटू सेलेक्ट क्या कर रहा है? इंसर्ट इनटू सेलेक्ट क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? हाँ ठीक है, सपोज करो क्लास, एक इसमें क्वेरी लिखी हुई है कोई? हाँ ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सपोज करो हमारे पास एक मेन टेबल है कस्टमर्स का, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, क्यूरी आप पढ़ लेना। क्लास, अब आपको कुछ ना कुछ कारस्तानी करनी है कस्टमर्स के टेबल पे, ठीक है, कुछ ना कुछ अपडेट करना है, चेक करना है, टेस्ट करना है, तो उस वक्त आप क्या करते हो? हाँ, कोशिश करते हो कि मैं ये डाटा क्या करूँ, सेपरेट टेबल में कॉपी कर लूँ, तो ताकि मैं उस पर जो भी चेंजेस करूँ वो मेरे मेन टेबल को, डाटा को ख़राब ना करे। तो उस टाइम पे हम एक एक करके इंसर्ट की कमांड नहीं लिखेंगे, ठीक है, आप डायरेक्ट इंसर्ट इनटू, एक टेबल से आप सेलेक्ट कर रहे हो जो मेन टेबल है, किसी डमी टेबल में आप कॉपी करोगे, ठीक है, तो वहाँ पे एक कमांड यूज होती है। फिर आपको जितनी टेस्टिंग करनी है, जितनी चीज़ें चेक करनी है, वो आप डमी टेबल पे कर सकते हो, आपका मेन टेबल ख़राब नहीं होगा। ये चीज़ क्लियर है? बस ये कॉन्सेप्ट है इसका। अपडेट, अपडेट में हम क्या करते हैं? हाँ ठीक है, किसी भी कॉलम में कुछ ना कुछ अपडेट करना हो, जैसे हम यहाँ पे एक क्लास यहाँ पे देखो, अगर मुझे करना है कि प्रमोशन आईडी क्लास, बातें नहीं, प्रमोशन आईडी 1 पे डिस्काउंट 0.25 है, बट आज चेंज हो गया, ठीक है, डिस्काउंट 20% से हटा के आज की जो सेल्स है उस पर डिस्काउंट 50% है। तो अब हम क्या करेंगे, डाटा को, जाहिर सी बात है हम डिलीट करके न्यू टेबल तो नहीं बनाएंगे, जो टेबल एग्जिस्ट करता है उसी में हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। तो अपडेट की कमांड, इसकी क्यूरी क्या होगी मुझे बताओ? अपडेट टेबल नेम, ऐसी होगी मैम, सेट, मैं देख लेता हूँ एक दफ़ा, सेट, ठीक है, सेट और डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या रखनी है, 0.5, और हाँ ठीक है, अगर आप वेयर नहीं लगाओगे तो क्या होगा, सारे रोज अपडेट हो जाएंगे, पूरा डाटा ख़राब हो जाएगा, तो वेयर लगाना बहुत लाजमी है, ठीक है। प्रमोशन आईडी क्या होनी चाहिए, 1 पे कर लेते हैं कि सिर्फ हमें सिर्फ 1 पे करनी है अभी। 1 रो अफेक्टेड, ठीक है, प्रमोशन आईडी 1 पे वैल्यू चेंज हो गई, अपडेट हो गई, बस ये कॉन्सेप्ट था। अपडेट ज्वाइन,
इसको पढ़ो। कुछ लोग मुझे लग रहा है बहुत भागने की तैयारी में कि आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई भाई, नमाज के बाद भी क्लास है, ठीक है। आज ये टॉपिक्स कंप्लीट करना है, तो नमाज के बाद भी 15 या आधे घंटे की क्लास होगी। अपडेट ज्वाइन पढ़ो और एक्सप्लेन करो। क्या समझ आया? हाँ ठीक है, और बहुत सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। क्लास क्या समझ आया? अपडेट ज्वाइन जल्दी से पढ़ो और समझाओ। नहीं, ये तो नहीं है। ऐसा है भाई? बताओ फिर कैसा है। हाँ, बेसिकली हम जब हमें दूसरे टेबल की नीड हो, उसकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी हो, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करनी हो, मतलब अपडेट एक ही टेबल में करना है बट उसकी वैल्यू क्या अपडेट करनी है वो डिपेंड किस पे कर रही है, दूसरे टेबल पे, तो वहाँ पे हमने सिर्फ ज्वाइन लगा के वैल्यू गेट की हुई है। अगर आप ये क्यूरी देखो, से अपडेट कौन सा टेबल हो रहा है, सेल्स डॉट कमीशन टेबल एक ही अपडेट हो रहा है, कौन सा कॉलम अपडेट हो रहा है, कमीशन वाला। अब बट कौन सी वैल्यू है, बेस अमाउंट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। अब बेस अमाउंट तो हमारे पास कमीशन में है बट परसेंटेज नहीं है, वो टारगेट के टेबल में, तो वहाँ से हमने परसेंटेज उठा के लाए हुए हैं बस टारगेट आईडी के साथ ज्वाइन करके। तो अपडेट ज्वाइन कुछ भी नहीं है, जस्ट अपडेट ही है, बस वैल्यू कैलकुलेट हम कर रहे हैं यूजिंग अनदर टेबल, ठीक है। डिलीट, डिलीट तो सबको अच्छा आता होगा, क्या होता है? ड्रॉप, अच्छा, और हाँ, ड्रॉप और डिलीट में क्या फ़र्क होता है? हाँ, और हाँ ठीक है, ड्रॉप क्या करता है, आपके स्कीमा लेवल पे, डेटाबेस लेवल पे काम करता है, ठीक है। अगर आप टेबल डिलीट कर रहे हो तो उसकी डीडीएल, उसका जितना पहचान थी, इसकी जितनी सारी चीज़ें थी, सब खत्म। अगर आप डिलीट कर रहे हो तो डिलीट टेबल के डाटा को रिमूव करेगा, डिलीट करेगा। ये चीज़ क्लियर है? डिलीट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है? अगर मैं यहाँ लिखूँ डिलीट, सिंटेक्स कहाँ गया इसका, डिलीट, डिलीट फ्रॉम सेल्स डॉट प्रमोशंस, कर दूँ रन? हाँ, होगा क्या इससे? सारी रॉस डिलीट हो जाएंगी। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी डिलीट करो कौन सी कंडीशन आएगी, वेयर की। अगर आप ये यूज़ नहीं करोगे तो क्या होगा? वो तो होगा, कंपनी से आप भी रिमूव हो जाओगे, ठीक है। तो डिलीट प्रमोशन आईडी 1 का डिलीट कर देता है, ये परमानेंट डिलीट है, उस पर अभी हम आते हैं रोल बैक पे। कंट्रोल ज़ेड यहाँ काम नहीं करता, मेरे ऑफिस में एक लड़के ने कर दिया था गलती से डिलीट। नहीं, वो फिर एक हफ्ते तक बेचारा, वो डाटा ही हिस्टोरिकल डाटा था काफ़ी ज़्यादा, बहुत सारी रॉस थी, मुझे याद नहीं, बट वो एक हफ्ता उसको एक्स्ट्रा टास्क मिला था कि सारा डाटा दोबारा लेके आओ चलो, और एक हफ्ते से ज़्यादा लगे थे उसमें। होता है बट वहाँ पे था नहीं, पता नहीं, मैं उसी टाइम मैंने छोड़ दी थी कंपनी, तो नहीं मैंने नहीं किया था भाई। खैर, ये हो गया। ओके क्लास, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें एक पढ़ने हैं, मर्ज और ट्रांजैक्शन, ठीक है। नमाज ब्रेक ले लेते हैं थोड़ा पहले ही, 45 पे हम रीस्टार्ट करेंगे, 10-15 आधे घंटा और पढ़ेंगे,
तो 45 पे हम रीस्टार्ट करेंगे मर्ज और ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो ये आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, नमाज के बाद मिलते हैं, ठीक है। जब तक फ्रेश हो जाओ, थोड़ा सा नींद वींद जिनको आ रही है, मुंह हाथ धो लें सारे। क्या चीज़? तो पहले पढ़ लो, मसला नहीं है, आपको यूज़ करना आ गया ना चीज़ें। ओके, डिलीट तक हमने पढ़ लिया था। मर्ज, मर्ज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, खुद से पढ़ो और फिर मुझे एक्सप्लेन करो। बहुत सिंपल भी है अगर आप प्रॉपरली इसको पढ़ लो। ठीक है, मर्ज आप खुद से पढ़ो और मुझे एक्सप्लेन करो। पढ़ो। हाँ, एसक्यूएल सर्वर मर्ज अपने अपने पास पढ़ना है, यहाँ तो बहुत छोटी सी थ्योरी नज़र आ रही है। मर्ज को समझो और समझाओ, सिंपल। कहाँ गया तुम्हारा लैपटॉप? बंद? आदि एक ही यूनिट हो, अभी तो दो थे थोड़ी देर पहले थे। चलो, हाँ भी क्या समझ आ रहा है? देखो, जितनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा उतनी जल्दी घर चले आओगे। जल्दी जल्दी पढ़ लो। नहीं नहीं, बंद नहीं होगी, बट 5-10 मिनट लेट हो जाएगी। स्नोफ्लेक के बैचेस हो रहे हैं? कितने हो गए? 5 हो गए? कर लो, कोई बात नहीं, कर लो। और देखो, एक के तो हो गए, नाइस। 3 हुए हैं, गुड है। पेंडिंग पे कितने? पेंडिंग पे एक भी हुआ नहीं हुआ है? दूसरा पहला हो गया, कम बैच वैच मिल गया या इसमें भी मसला है? हाँ देखा, ये करो, कंप्लीट करो, प्रॉपर करो, अब सारे हो जाएंगे जल्दी जल्दी। मतलब फ्राइडे तक मुझे 5 मिल जाएंगे ऐसे एक एक करो करो, हो जाएगा। जब तक एसक्यूएल चल रही है तब तक का टाइम है बस आपका, मतलब फिर स्नोफ्लेक स्टार्ट हो जाएगी तो फिर ठीक है, बट थोड़ा सा आगे पीछे। ठीक है, बट प्रॉपर थोड़ा सा एक्सप्लेन तो करो। हाँ, तुम लेट आए हो ना, मैंने पढ़ने के लिए दिया एसक्यूएल सर्वर मर्ज। पढ़ो और समझाओ। बता रहे थे आप कुछ। ठीक है, पॉइंट सही है, पॉइंट सही है। थोड़ा बहुत पॉइंट ठीक है, ठीक है। और क्लास सुन लो, अगर कोई बता रहा है तो आप सुनो ना। सोर्स टेबल के अंदर जो हमारे पास मैच नहीं हुई है रॉस, उनको हमें इंसर्ट करना होगा। और टारगेट टेबल के अंदर जो हमारे पास मैच नहीं हुई है रॉस, उसको हमें डिलीट करना होगा। और जो हमारे पास बेसिकली दोनों टेबल्स के मर्ज हो चुके हैं, जो हमारे पास कॉमन है, उनको हमें अपडेट करना होगा।
ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक है, सही है काफ़ी। ओके, मर्ज क्लास सब सारे यहाँ पे देखो। एक और कॉन्सेप्ट कहलाता है अपसर्शन। इसी मतलब मर्ज एसक्यूएल सर्वर में यूज़ होता है, सिर्फ बाकी जगह नहीं होता शायद। अपसर्शन क्या होती है कि आपका डाटा आ रहा है ना, डाटा में सबसे बड़ा मसला होता है डुप्लीकेट्स का। ठीक है, आपको डुप्लीकेट हैंडल, इसके बाद हम पढ़ेंगे भी आगे डुप्लीकेट रिमूवल और डुप्लीकेट फाइंड करना। डुप्लीकेट हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट काम होता है कहीं भी डाटा के डुप्लीकेट ना। अब अपसर्शन क्या होती है? अपसर्शन इसमें एक पॉइंट है। अपसर्शन ये होती है कि भाई डाटा आ गया, ठीक है, सपोज करो एपीआई से पुराना डाटा आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, आप स्क्रैप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पुराना सेम डाटा आ गया, तो आप डायरेक्टली इंसर्ट नहीं करोगे, ठीक है, तो वो डाटा क्या हो जाएगा? डुप्लीकेट हो जाएगा ना। आपकी आईडी सपोज करो आइडेंटिटी लगा हुआ है, न्यू आईडी मिल गई, वो 10th रिकॉर्ड हो गया, 11th रिकॉर्ड हो गया, बट डाटा क्या है, वो हो रहा है, वो डुप्लीकेट हो रहा है। तो उसकी वजह हम अपसर्शन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि अपडेट नहीं करना, हमें अपडेट करना है या तो देखो दो तीन चीजें होती हैं। पहली चीज कि अगर वो डाटा टेबल में नहीं है तो क्या करो? इंसर्ट करो। अगर डाटा नहीं है, ठीक है, वो रिकॉर्ड, वो प्रोडक्ट आईडी छोड़ो, आईडी छोड़ो, प्रोडक्ट नेम पे हम बात कर रहे हैं, अगर वो डाटा नहीं है तो क्या करो? इंसर्ट करो। नहीं है का क्या मतलब है? कि न्यू डाटा है, हमारा न्यू डाटा है। अगर वो डाटा एग्जिस्ट करता है तो दो कंडीशंस है। हाँ, या तो अगर आप चेक करो कि वैल्यू चेंज हुई है, क्या पता प्रोडक्ट के साथ प्राइस चेंज हो गई हो, डिस्काउंट चेंज हो गया हो। अगर कोई वैल्यू अपडेट हुई है तो फिर उसको क्या करना है? अपडेट करना है। एल्स कुछ भी नहीं करना, आप छोड़ दो उसको, ठीक। अगर वही रिकॉर्ड है तो उसको दोबारा से हम अपडेट करके क्या करेंगे? दो कंडीशन समझ आ गई। एक, अगर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती तो क्या करना है? इंसर्ट। अगर वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो आप चेक करोगे कि कोई चेंज हुआ है, अगर चेंज हुआ है तो क्या करोगे? अपडेट। अगर चेंज नहीं हुआ उसी रिकॉर्ड में जहां पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है वहां पे, वरना क्या करोगे? छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। मर्ज एसक्यूएल सर्वर में यूज होता है सिर्फ। यहाँ पे देखो तीन कंडीशन है, दो तो वही है सेम, थर्ड क्या है? पहली तो देखो वही है, अच्छा नॉट, अगर वो रॉ मैच नहीं कर रही, एक आपके पास सोर्स टेबल है जहां से डाटा आ रहा है, दूसरा क्या है? टारगेट टेबल है मेन। तो हम चेक कर रहे हैं जो सोर्स में हमारे पास रॉ है वो टारगेट में है या नहीं है। पहली कंडीशन क्या है? नॉट मैच। नॉट मैच का मतलब क्या है? डाटा नहीं है तो क्या होगा? इंसर्ट होगा। तो यही लिखा हुआ है रॉज दैट नीड टू बी इंसर्टेड, रॉ इंसर्ट हो जाएगी, पूरा नया रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। सेकंड कंडीशन है मैच रॉज, मैच कर गई तो उसको क्या करना है? अपडेट करना है। थर्ड कंडीशन क्या है? नॉट मैच रॉज बाय द सोर्स टेबल। ऐसा कोई रिकॉर्ड है कि आपके टारगेट टेबल में तो है बट सोर्स टेबल में नहीं है, जो सोर्स जहां से डाटा आ रहा है, तो उसको हम क्या कर रहे होंगे? डिलीट कर रहे होंगे। इसकी क्यूरी में अगर आप देखो तो बहुत छोटा सा है, बहुत मतलब मर्ज टेबल यूजिंग, जिस ये टारगेट टेबल भी हो गया, किस में आप मर्ज कर रहे हो, यूजिंग किस टेबल से आप कर रहे हो? सोर्स टेबल बेसिकली। मर्ज कंडीशन हमने यहाँ जरूरी नहीं है आप तीनों लिखो, आपको अगर एक नीड है तो आप एक लिख दो, डिलीट नहीं करना चाहते, अपडेट नहीं करना चाहते, बट तीन मैक्सिमम यूज होती हैं, ठीक है। तो पहली क्या है? अगर मैच हो गई तो क्या होगा? अपडेट। नॉट मैच तो इंसर्ट की कमांड। अगर नॉट मैच बाय सोर्स हो गया तो डिलीट। इसकी सिर्फ क्यूरी देख लेते हैं, अभी इसकी एग्जाम्पल देखते हैं हम, ठीक है। अच्छा ये देखो, क्रिएट टेबल सेल्स डॉट कैटेगरी, एक दफा इसको गो थ्रू कर लो, क्या क्या है हमारे पास। क्लास सिर्फ समझ लो, देख लो, करने की नीड नहीं है, मैं आप घर जाके कर लेना। मर्ज ठीक है, एक टेबल में क्रिएट कर रहा हूं, क्या है? कैटेगरी स्टेजिंग। ये कौन सा टेबल होगा हमारे पास? सोर्स टेबल है, ठीक है। अभी क्या है हमारे पास? सोर्स टेबल है जिसमें हम कुछ वैल्यूज इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। डमी रिकॉर्ड्स हैं सारे, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, ठीक है। ये हमारे पास एक टेबल बन गया। नेक्स्ट टेबल क्या है? ये भी तो बना है, ठीक है, मैंने उसको बाद में लिखा, खैर हो गई। इसको भी मैं क्रिएट कर ले रहा हूँ और इंसर्ट भी हो गया, ठीक है, दोनों टेबल बन गए। अच्छा अब देखो, अब हमारी इंसर्ट की कमांड भी हो गई। अब हमें ये कमांड यूज करनी है मर्ज वाली, ठीक है। यहां से देखो, ओके क्लास, मर्ज किस में कर रहे हैं हम?
कैटेगरी में, जो कौन सा टेबल कहला रहा है हमारा, टारगेट टेबल। क्लियर है? टारगेट टेबल कौन सा है? कैटेगरी, कैटेगरी बोल लो सिर्फ। कैटेगरी स्टेजिंग कौन सा है? सोर्स टेबल है। ठीक है, अच्छा कौन सी आईडी पे हम चेक कर रहे हैं, कंडीशन क्या है? कैटेगरी आईडी। वही जॉइन वाला काम है काइंड ऑफ। तो कैटेगरी आईडी जहाँ मैच होगी वहाँ पे हम चेक कर रहे हैं। सबसे पहले चीज नॉट मैच। ठीक है, अब सोर्स में एक कैटेगरी आईडी न्यू आ गई जो टारगेट में नहीं है, तो क्या होगा? इंसर्ट होगा। तो यही चीज हो रही है। देखो ये आपका न्यू रिकॉर्ड आया, ये चेक हुआ, ये कैटेगरी आईडी एग्जिस्ट नहीं करती टारगेट टेबल में, नॉट मैच बाय टारगेट। तो क्या करना है, हमें इंसर्ट की कमांड चलानी है। देन इंसर्ट, सिंपल सी इंसर्ट और वैल्यूज। ठीक है। थर्ड चीज, सेकंड चीज क्या है कि अगर मैच हो जाती है तो क्या कर रहे हैं हम? अपडेट कर रहे हैं कैटेगरी नेम और अमाउंट। थर्ड चीज क्या है, अगर मैच नहीं होती सोर्स से तो क्या क्या हो जाएगा? अब इस डायग्राम को हम देखते हैं तो समझ आ जाएगा। सबसे पहले आप कैटेगरी स्टेजिंग वाला टेबल देखो जो अभी हमने क्रिएट किया। कितने रिकॉर्ड्स हैं? 6, 1 3 4 5 6। ठीक है। अब सेल्स डॉट कैटेगरी में देखो 1 2 3 4। ठीक है, स्टेजिंग में डाटा आया हमारे पास। अच्छा, अब एक एक कंडीशन को लेके चलते हैं। पहली कंडीशन इंसर्ट वाली जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो देखो कौन से ऐसे आईडीज हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, क्लास सारे देखो कौन कौन सी ऐसी। 1 है यहाँ पे, 1 है, टारगेट में भी है, सोर्स में भी है। 3 है यहाँ पे, 3 भी है। 4 है, 4 भी है। 5 है नहीं, तो 5 क्या होगी? इंसर्ट होगी। 6 है, इधर तो है सोर्स में, इधर तो 5 और 6 क्या होगा? इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। सेकेंड चीज देखते हैं अपडेट वाली क्या चीज है। ठीक है, अब 1 एग्जिस्ट करता है तो क्या हो जाएगा? अपडेट होगा। अपडेट होगा ना, यहाँ पे मर्ज में सिर्फ अपडेट है हमारे पास, वरना अपसर्शन वाला कॉन्सेप्ट भी यूज होता है कि अपडेट करना है या नहीं करना है। ठीक है, 1 क्या हो जाएगा हमारे पास? अपडेट। 3 क्या होगा? एग्जिस्ट करता है, अपडेट हो जाएगा। 4 क्या होगा? अपडेट। अब देखो एक कमांड, एक रिकॉर्ड ऐसा है 2 जो सोर्स में नहीं है बट किस में है? टारगेट में। हो सकता है पुराना डाटा हो टारगेट में, सोर्स में नया डाटा आया तो नहीं है, तो ये डाटा क्या हो जाएगा? डिलीट। तो आफ्टर आपके पास जो इंसर्शन होगी उसके बाद क्या बचेगा? ये टेबल बचेगा कैटेगरी वाला। ठीक है, कैटेगरी नेम अमाउंट। तो इसमें 2 नए रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए, कौन कौन से? 5 और 6। रिकॉर्ड क्या हुआ? डिलीट क्या हुआ? 2। अपडेट क्या हुआ? 1 3 4। ये चीज क्लियर है? बस ये इसकी क्यूरी को रन करोगे तो यही काम होगा। हाँ, करके ट्राई कर लेना, हो जाएगी। क्या कस्टमाइज की क्या मतलब है? हाँ, उससे कुछ थोड़ी ना होता, वो तो जब मैच हो रही होगी वही कंडीशन रन होगी ना। अच्छा, अब क्लास लास्ट टॉपिक आज का, ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? सारे करते होगे ना, बैंक की ट्रांजैक्शन, अमाउंट वाली ट्रांजैक्शन। क्या होती है ट्रांजैक्शन? ये उसी से मिलता जुलता कह सकते हैं, मैं सिर्फ। अच्छा देखो, होता क्या है, सपोज करो आप मल्टीपल चीज़ें एक साथ प्रोसेस कर रहे हो। एग्जाम्पल, हाँ ठीक है, जैसे आप बैंक की ट्रांजैक्शन होती है ना, या सपोज करो आप एसक्यूएल ट्रांजैक्शन क्या होती है? बेसिकली ट्रांजैक्शन होती है मल्टीपल क्या कहेंगे इसको, एक्शंस, या सिंगल ट्रांजैक्शन इज अ सिंगल यूनिट ऑफ वर्क दैट टिपिकली कंटेन्स मल्टीपल टी सीक्वल स्टेटमेंट। ठीक है, आपके साथ एक ही ट्रांजैक्शन में मल्टीपल चीज़ें हो रही हैं। जैसे आप पैसे निकालते हो, विड्रॉ करते हो, तो मल्टीपल टैक्सेस एक साथ कट रहे होते हैं। स्लिप निकाली, विड्रॉ किया, बैंक के चार्जेस, सारी चीज़ें, फिर बैलेंस भी चेक हो रहा होता है कि इतनी अमाउंट विड्रॉ हो सकती है, नहीं हो सकती है। फिर जो आप विड्रॉ कर लिया आपने, पैसे निकलने से पहले वो आपकी अकाउंट से क्या करता है? हाँ, रिडक्शन भी करता है कि बैलेंस आपका 50,000 था, 20,000 निकाल लिए, तो बैलेंस अब कितना होना चाहिए? वहाँ पे 30,000 होना चाहिए। तो ये मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं एक साथ। तो अब इसमें होता क्या है कि इसमें दो तीन कॉन्सेप्ट बहुत मेन है। ठीक है, इंटरव्यूज में पूछा भी जाता है। एक, जब आप ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हो तो आप डिफाइन करते हो बिगिन। ठीक है, बिगिन क्या बता रहा होता है? ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो रही है। अच्छा, अब इसमें 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक कमिट होता है और एक रोल बैक होता है। कमिट और रोल बैक का डिफरेंस पता है?
देखो होता क्या है कि कमिट और रोल बैक। कमिट जब हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए, सपोज करो आपने 3-4 काम किए एक साथ, पैसे भी निकाले, बैलेंस भी, पीछे मल्टीपल काम हुआ। कमिट क्या होगा कि आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई तो उसको क्या कर दो, कमिट कर दो। कमिट क्या करता है, परमानेंटली सेव करता है, ठीक है। अगर इस ट्रांजैक्शन में मिली सेकेंड्स का डिफरेंस होगा, कुछ भी हो जाए, कोई इशू आ जाए, एरर आ जाए, ठीक है, नेटवर्क बंद हो गया, आप एटीएम यूज करो, लाइट चली गई, तो क्या होगा, आपकी ट्रांजैक्शन वहां से कट गई, पैसे वहां से कट गए, बट आपको तो पैसे मिले ही नहीं। तो डेटाबेस में भी सारी वैल्यू गलत हो गई, आपकी बैलेंस भी कम हो गया, बट आपको पैसे नहीं मिले, या बीच में अटक गए, लाइट चली गई, नेट बंद हो गया। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि कमिट, मतलब ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गई, आपने विड्रॉ भी कर लिया सारी चीज़ें, बट वो जो रिकॉर्ड्स हैं वो कमिट नहीं हुए हैं, वो परमानेंटली सेव नहीं हुए हैं, ठीक है। अगर कुछ एरर आता है तो वो क्या हो जाएंगे, रोल बैक। रोल बैक से क्या होगा कि जो पहले वाली कंडीशन थी वही हो जाएगी, कि जो पहले वाला बैलेंस था। कमिट कब होगा कि परमानेंटली जब आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई विदाउट एनी एरर, तो आप कमिट कर रहे हो, आप उसको परमानेंटली सेव कर रहे हो। अगर बीच में कुछ भी एरर आ जाता है, कुछ भी इशू हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो वो कमिट नहीं होगी, इन द एंड वो रोल बैक हो जाएगी। सेम वे में यहाँ पे देखो, ठीक है, आप डिफाइन किस तरह से करोगे, बिगिन ट्रांजैक्शन, कमिट के लिए ये कीवर्ड यूज होगा, सिर्फ देख लो, अभी जाके कोड कर लेना, रोल बैक के लिए ये यूज होगा, ठीक है। जब भी स्टार्ट ट्रांजैक्शन होगी किस तरह से होगा, बिगिन। इसी तरह से जब आप मल्टीपल इंसर्ट भी कर रहे होगे ना किसी डाटा में या सीटी में, मतलब किसी भी क्यूरी में, तो आप वहाँ पे बिगिन और कमिट कर लोगे। अगर पूरी क्यूरी प्रॉपर्ली चल गई, सारा डाटा आ गया, तो कमिट करना, वरना रोल बैक हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल इनवॉइसेस, ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है इनवॉइसेस का, इनवॉइसेस आइटम का, ठीक है। अब बिगिन ट्रांजैक्शन, बिगिन ट्रांजैक्शन से क्या हुआ, ट्रांजैक्शन बिगिन हो गई, एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गई है। जब आप ये इंसर्ट करोगे तो आपको क्या लगता है, ये सपोज करो लाइन बाय लाइन क्यूरी एग्जीक्यूट होती है ना, तो अब आपने इंसर्ट कर दिया तो डाटा वहाँ टेबल में इंसर्ट हो जाएगा, नहीं, आपने अभी तक कमिट नहीं किया है, ठीक है, परमानेंटली सेव नहीं होगा। तो आपकी पहली क्यूरी चली, ये क्या कर रही है, इनवॉइसेस में कुछ ना कुछ वैल्यू इंसर्ट कर रही है। सेकंड क्यूरी क्या कर रही है, इनवॉइसेस आइटम में कुछ ना कुछ अपडेट इंसर्ट कर रही है। थर्ड क्यूरी क्या कर रही है, अपडेट कर रही है। अगर सपोज करो ये वाली क्यूरी सही चल गई, ठीक है, इस क्यूरी में कुछ एरर आ गया, आपकी तीनों डिपेंडेंट है ना, सपोज तीनों डिपेंडेंट है, एक साथ होनी चाहिए वरना नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप विदाउट ट्रांजैक्शन काम करोगे तो क्या होगा कि इस वाले वैल्यू में इंसर्ट हो गई टेबल में, इस टेबल में इंसर्ट नहीं हुई, एरर आ गया, तो एक डिस्क्रिपेंसी पैदा हो गई कि ये वाली यहाँ पे रिकॉर्ड है, यहाँ पे नहीं है ना। सपोज करो ये दो चल गई, थर्ड में एरर आ गया, फिर मसला हो गया कि आपका प्रॉपर अपडेट नहीं हुआ है डाटा, तो उसके लिए हम ट्रांजैक्शन मतलब बना के कमिट करते हैं। अब इससे होगा क्या, जब तक ये तीनों ये रन हो गई, ये भी रन हो गई, ये भी रन हो गई, बट परमानेंटली सेव नहीं होगा डाटा में, ठीक है, वो टेम्पररी होगा। अगर ये प्रॉपरली चल गई, जब आप कमिट करोगे तो क्या होगा, तीनों डाटा परमानेंटली सेव हो जाएगा। इसको हम कहते हैं एसिड। पता है क्या होता है, क्या होता है एसिड, डीबी एसिड, तेजाब वाला नहीं, हाँ देखो, ये ट्रांजैक्शन जो है ना एसिड के कॉन्सेप्ट को ही डिफाइन कर रहा होता है। एसिड क्या होता है, स्टैंड फॉर एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हैं एटॉम। अब दीज प्रॉपर्टीज आर अ सेट ऑफ गारंटीज दैट इंश्योर डेटाबेस ट्रांजैक्शंस, ठीक है, ट्रांजैक्शन का वर्ड यूज हो रहा है, आर प्रोसेस रिलायबली एंड एक्यूरेटली, मतलब प्रॉपरली हो जाए इसलिए यूज होता है। अब पढ़ो इसको, मुझे समझाओ ये एक एक टर्म्स। एसिड क्या किस चीज़ को बता रहा है, ठीक है, चलिए हो गई एसिड क्लास, बस एंडी कर रहा हूँ। हमें क्या समझ आ रहा है, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। हाँ देखो हाँ, एटॉमिसिटी, एटम मतलब ट्रांजैक्शन, एक ट्रांजैक्शन जो है ना, भले उसमें 5-10 काम हो रहे हैं, ठीक है, अभी हमने देखा, बट वो क्या 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 कंसीडर की जाएगी, एक सिंगल वर्क,
इन मतलब एक यूनिट, इट इज आइदर कंप्लीटेड इंटायरली, ऐसा नहीं होगा कि 50% हुआ 50% नहीं हुआ, या तो 100% या 0, 100% या 0। तो यही बात लिखी हुई है, या तो कंप्लीटली होगा या कुछ भी नहीं होगा। इफ एनी पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन फेल्स द एंटायर ट्रांजेक्शन इज रोल्ड बैक लीविंग द डेटाबेस इन इट्स ओरिजिनल स्टेट। ठीक है, आपके डेटाबेस उसी स्टेट में रहेगा, अगर कुछ भी मसला होता है तो वो कुछ भी नहीं होगा। यही चीज़ अभी हमने डिस्कस की थी ना, कमिट्स। क्लियर है? कंसिस्टेंसी क्या है? हाँ, मतलब आपका चेक करेगा कि इन शोर ट्रांजेक्शन डजेंट वायलेट एनी डेटाबेस रूल, कोई डेटाबेस रूल को वायलेट ना कर रहा हो, ट्रांसफर नॉट बीइंग कंप्लीटेड इफ द एक्यूरेट डजंट हैव। ठीक है, ऐसा देखो कंसिस्टेंसी क्या है, सपोज करो आपके फंड्स है ही नहीं, आपका बैलेंस 10,000 का है, आप विड्रॉ कर रहे हो 20,000, हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यही चीज़ लिखी हुई है कि सच एज अ ट्रांसफर नॉट बीइंग कंप्लीटेड इफ अकाउंट डजंट हैव सफिशिएंट फंड्स। तो कंसिस्टेंट होना चाहिए। आइसोलेशन, हाँ, हर ट्रांजैक्शन अपने अपने तौर पे इंसर्ट होगी। ठीक है, 3 क्यूरीज हमने देखी थी, तीनों जो है वो सेपरेटली, एक दूसरे को डिपेंडेंट नहीं है या एक दूसरे के साथ वो आइसोलेशन है बेसिकली, एक्सिक्यूटेड इंडिपेंडेंटली ईच अदर। द रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन शुड बी सेम। ऐसे ही होता है ना, सपोज करो अगर आप विड्रॉ भी एक टाइम पे कर रहे हो, बैलेंस भी देख रहे हो, सपोज करो पहले आप अगर हर आइसोलेशन नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा, मतलब एक तरीके से सपोज करो कि आपने विड्रॉ भी किया, विड्रॉ करने के बाद दोबारा से बैलेंस चेक करते हो ना, अगर विड्रॉ के टाइम पे डिडक्शन नहीं हुई है, प्रॉपर्ली नहीं हुआ है, तो बैलेंस विड्रॉ के बाद भी क्या आ रहा होगा, सेम आ रहा होगा पुराना वाला। तो आइसोलेशन मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होंगी, द रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजेक्शन शुड बी सेम एज इफ अदर concurrent transaction but not running at the same time। और प्रिवेंट्स, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी पढ़ लो। वंस अ ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुली कमिटेड द चेंजेस आर परमानेंट एंड विल सर्वाइव एनी सब्सिक्वेंट सिस्टम फेलियर। ठीक है, अगर वो परमानेंट हो गए, मतलब जब ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाए तो क्या होगा, परमानेंटली सेव हो जाएगा, बेसिकली कमिट वाली बात है। तो इसको और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेना, इसकी एग्जाम्पल घर जाके कर लेना, इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, इंसर्ट कर रहे थे, उसने परमानेंटली सेव नहीं किया था, या टेम्परेरी सेव किया। हाँ, आई थिंक कॉपी में सेव करेगा, या इसको और पढ़ लेना डिटेल में। ठीक है, ट्रांजैक्शन बैक पे किस तरह से वर्क कर रही होती है। और किसी का कुछ इशू? क्लियर है? आज जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, 3 टॉपिक्स कवर किए हैं, मॉडिफाइंग डाटा, पिवट और सीटी। कल जो पढ़े थे सेट ऑपरेटर्स, सब क्यूरीज। क्लियर है क्लास? अच्छा, एक काम करो, नेक्स्ट के लिए आप DDL पढ़ लेना। ठीक है, DDL में कुछ भी नहीं है, क्रिएट कैसे करते हैं, ड्रॉप कैसे करते हैं, और वही सारी चीज़ें। हाँ, आइडेंटिफाई वगैरह। सेक्शन 12 एंड 13 आप लोग खुद पढ़ के लाओगे और साथ में बैजेस भी करना है। ठीक है, सेक्शन 14 से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा, 14, 15, 16। हाँ, क्यों नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे ना पूरा सेक्शन। ये ना 14 देखो तो कॉन्स्टिट्यूएंसी पढ़ेंगे ना, 12, 13 खुद पढ़ना है बस आपको, सेक्शन 14 हम पढ़ाएंगे आपको। क्या जल्दी करो, जल्दी हो जाएगा।